नमस्कार, मैं जाहिर। आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे सभी बीएड, एमएड और पीटीसी के सभी तालीमार्थियों का बहुत बहुत रिमाइंड्स एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है उसका हम आज बारीकी से विश्लेषण करेंगे। तो समझते हैं लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हुए हैं। बालक के नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हुए हैं। नैतिकता के 3 स्तर कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई। ये आईएमपी नोट है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए। अगर ये सवाल सी स्टेट में आ जाए तो जवाब में रहेगा 3 स्तर, या फिर ऐसा पूछ लिया जाए पलटावी तरीके से कि 3 स्तर बताने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक या फिर साइकोलॉजिस्ट है, तो जवाब में रहेगा कोलबर्ग, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई है और कोलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास में इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। कोलबर्ग साथ ही साथ ये भी मानते थे जो उन्होंने 3 स्तर बताए हैं उसका क्रम निश्चित होता है। नैतिक विकास में उसका क्रम निश्चित होता है। तो आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग ने प्रत्येक स्तर में आत्मन प्लस प्रत्याशाओं यानी कि एक्सपेक्टेशन के संबंध की अभिव्यक्ति की है। कोलबर्ग ने प्रत्येक स्तर में आत्मन यानी कि आत्मा, अहम यानी कि सेल्फ, बालक खुद के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, यानी खुद के स्वभाव के बारे में, खुद के नैतिक गुणों के बारे में जो वो समझता है वो आत्मन यानी कि सेल्फ, और प्रत्याशाओं यानी कि एक्सपेक्टेशन यानी कि समाज, यानी कि समाज और समाज में माता पिता व बालक के बड़े भाई बहन, बालक के मोहल्लों के लोग और शिक्षक, पाठशाला, सभी जो सामाजिक एजेंसियां है वो कहीं ना कहीं बालक से ये अभिलाषा करती है। प्रत्याशाओं यानी कि बालक से एक्सपेक्टेशन, अभिलाषा, अपेक्षा रखती है कि बालक अच्छा व्यवहार करे, अच्छा स्वभाव उसका हो और वो अच्छे से सबके साथ पेश आए, बालक सही से बर्ताव करे, बालक में ईमानदारी, ऑनेस्टी डेवलप हो, वैसा एक्सपेक्टेशन या फिर वैसी प्रत्याशाओं समाज चाहता है बालक से। नैतिक यानी मोरालिटी, एथिक्स, नैतिक यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी। तो बालक में ईमानदारी, बालक को ये सही गलत का बता होना, सभी पहलुओं का हम कोलबर्ग के अगले 3 स्तरों को समझकर विश्लेषण करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, या फिर यूँ कह लीजिए कि लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 नैतिक विकास के स्तर दिए हुए हैं, जिसमें पहला नैतिक विकास का स्तर है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। रूढ़िगत नैतिकता के स्तर की 2 अवस्था है, जिसमें पहली अवस्था है दंड आज्ञाकारिक उन्मुखता और दूसरी अवस्था है साधनात्मक उन्मुखता। दूसरी अवस्था है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। तो इस दोनों अवस्था का हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे। नैतिकता के 3 स्तर, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, उसमें लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हुए हैं, जिसमें पहला स्तर है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या फिर उसी स्तर का, यानी कि पहले स्तर का दूसरा नाम है पूर्व परंपरागत स्तर भी उसे कहा जाता है। ऐसे नियम जिसका निर्माण अन्य करे, बालक ऐसे नियम का पालन करता है, ऐसे सामाजिक नियमों का नैतिक तरीके से पालन करता है जिसका निर्माण
समाज के लोगों ने किया हो, किसी बालक ने नहीं बल्कि बालक के माता पिता और समाज के भिन्न भिन्न लोगों ने उस नैतिक नियमों का निर्माण किया हो। मानक दूसरे लोग तय करते हैं। समाज के विभिन्न लोग होते हैं, वो बालक सही तरीके से व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बालक के आसपास के माता पिता व समाज के विभिन्न लोग पुरस्कार पाने या दंड से बचने के लिए नियम का पालन। बालक पुरस्कार पाने या फिर दंड से बचने के लिए समाज में जो नैतिक मूल्य है, जो नैतिकता या फिर ईमानदारी, ऑनेस्टी है, वो सभी नियमों का पालन पुरस्कार पाने या दंड से बचने के लिए बालक इस पहले स्तर में करता है, वैसा लॉरेंस कोहलबर्ग का कहना है। आगे बढ़ते हैं। अवस्था, दंड एवं आज्ञाकारिक उन्मुक्ता, जिसमें पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञाकारिक उन्मुक्ता। उसमें दंड से दूर रहने की प्रवृत्ति। बालक इस पहली अवस्था में दंड से दूर रहने की प्रवृत्ति करता है। वो ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार करता है जो समाज के लिए और दूसरों के लिए सही हो, इसीलिए वो दंड से दूर रहने की प्रवृत्ति करता है। अगर वो गलत व्यवहार करता है तो उसके माता पिता या फिर समाज के लोग उसे दंड करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे। इसीलिए बालक समाज के भय से, अपने माता पिता या अपने वयस्कों या बड़ों के डर से वो अच्छा व्यवहार करता है, सभी के साथ सही से पेश आता है। अपने से बड़े या माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं दंड से बचने के लिए। बालक आज्ञा का पालन करता है, अपने माता पिता जो कहते हैं वैसे ही सेम तरीके से बालक इस अवस्था में वैसे ही वर्तन व्यवहार करता है और अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता में जो दूसरी अवस्था है, बच्चों में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। हर बच्चा, हर बालक इस दूसरी अवस्था में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा से प्रोत्साहित होता है। समाज के लोग व माता पिता उसको प्रोत्साहित करे, उसको स्वीकार करे, उसकी तारीफ करे। वे बालक को इस अवस्था में बहुत पसंद होता है, इसीलिए बच्चों में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा इस अवस्था में प्रबल होती है। बालक सहभागिता या प्यार तात्कालिक पुरस्कार पाने के लिए छल योजित व्यवहार भी करते हैं। बालक सहभागिता या प्यार, सहभागिता यानी कि मिलजुल कर कार्य करना या मिलजुल कर रहना तथा तात्कालिक पुरस्कार पाने के लिए यानी कि तात्कालिक इनाम या पुरस्कार पाने के लिए बालक छल योजित व्यवहार भी यानी चीटिंग भी कर सकता है इस अवस्था में, क्योंकि बालक को तात्कालिक पुरस्कार चाहिए, इमरजेंसी उसको इनाम चाहिए। इसीलिए इस अवस्था में बालक छल योजित व्यवहार यानी कि कोई खेल में चीटिंग भी कर सकता है ताकि उसे उस खेल के लिए पुरस्कार मिल पाए, और कोई कार्य उसे दिया जाए तो वो कार्य वो परफेक्शन यानी कि संपूर्ण अच्छी तरीके से वो कार्य नहीं करता, बल्कि जल्दी में थोड़ा बहुत वो कार्य कर लेता है, तो वो क्या होगा, छल योजित व्यवहार होगा बालक का। तो इस अवस्था में वो ज़्यादातर ऐसे पेश आता है। आगे समझते हैं। यहाँ विनिमय या अदला बदली का भाव देखा जाता है। इस अवस्था में यानी कि साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता में विनिमय यानी कि पैसे की लेन देन और अदला बदली यानी बच्चे या फिर बालक किसी की चीज़ ले लेते हैं और उसके जगह अपनी चीज़ रख देते हैं। बालक को किसी की चीज़ पसंद आए या फिर किसी और बालक की वस्तु पसंद आए तो वो बालक उस वस्तु को ले लेगा और अपनी हल्की वस्तु या फिर कि सामान्य वस्तु उस जगह पर रख देगा। तो ये अदला बदली और विनिमय यानी कि पैसे की लेन देन
ये दोनों इस अवस्था में बालक में देखने को मिलते हैं, वैसा लॉरेंस कोलबर्ग का कहना है। यहाँ एक आईएमपी नोट, लॉरेंस कोलबर्ग की एक विद्यार्थिनी या फिर एक स्टूडेंट कैरल गिलिगन है, जो एक साइकोलॉजिस्ट या फिर मनोवैज्ञानिक है। कैरल गिलिगन लॉरेंस कोलबर्ग के इन 3 स्तरों का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? कैरल गिलिगन का कहना है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने ये 3 स्तर रिसर्च किए हैं, वो मेल चाइल्ड यानी कि बालक पर उन्होंने ये तारण निकाला है। बल्कि कैरल गिलिगन का कहना है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने फीमेल चाइल्ड यानी कि महिला बालक या फिर बालिका पर ये प्रयोग नहीं, ये 3 स्तरों का प्रयोग नहीं किया है। कोलबर्ग ने मात्र मेल चाइल्ड पर ही प्रयोग कर ये 3 स्तर निकाले गए हैं, अथवा तो इन 3 स्तरों का विश्लेषण किया है, वैसा कैरल गिलिगन का कहना है। और बात भी सही है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने इन स्तरों का विश्लेषण या फिर इन स्तरों का रिसर्च मेल चाइल्ड या फिर बालकों पर प्रयोग कर इसको इन 3 स्तरों को प्रतिपादित किया है। लॉरेंस कोलबर्ग ने महिला या फिर फीमेल चाइल्ड पर इन नैतिक विकास के इन 3 स्तरों का प्रयोग फीमेल चाइल्ड पर नहीं किया है, मात्र मेल चाइल्ड पर ही किया है। वो बात भी यहाँ कैरल गिलिगन की सही है। दूसरा स्तर लॉरेंस कोलबर्ग का है, वो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो 3 नैतिक विकास के स्तर दिए हुए हैं, उसमें दूसरा नैतिक विकास का स्तर है परंपरागत स्तर या फिर परंपरागत नैतिकता का स्तर। तो इस परंपरागत नैतिकता के स्तर की 2 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था है परस्पर एकरूप अभिमुखता और दूसरी अवस्था अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तो पहली अवस्था है परस्पर एकरूप अभिमुखता और दूसरी अवस्था है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तो चलिए बारीकी से उसका विश्लेषण करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का ये दूसरा नैतिक विकास का स्तर है, जिसका नाम है परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे कन्वेंशनल लेवल भी कहा जाता है। बालक दूसरे के नैतिक मानकों को अपने में आंतरिकृत करते हैं, उन मानकों के सही गलत का निर्णय करते हैं। बालक जो बालक है वो दूसरे के अधिकृत यानी कि समाज स्वीकृत मानकों, समाज स्वीकृत जो नैतिक नियम होते हैं उसका वो पालन करते हैं, यानी कि नैतिक मानकों का या ऑनेस्टी, ईमानदारी, सही गलत जो समाज स्वीकृत है वो सभी नियमों का बालक पालन करते हैं। और आगे लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं उन मानकों के सही गलत का निर्णय करते हैं, और बालक अपने चिंतन और अपने विचारों में उन नैतिक मानकों का विश्लेषण करते हैं कि वो नैतिक मानक सही है या गलत है। बालक को कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो अपने खुद के मस्तिष्क में मानसिक पैटर्न में वो सोचता है कि मैं कैसा व्यवहार करूं तो सबको अच्छा लगे, मैं कैसा व्यवहार करूं तो सब मेरी सराहना या फिर तारीफ करे। लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं कि उन मानकों के सही गलत का निर्णय करते हैं। आगे वो कहते हैं सहमति बनाते हैं। उन मानकों पर बालकों अपने चिंतन के दौरान, अपने मस्तिष्क में अपने चिंतन के दौरान सहमति बनाते हैं। अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। जो बालक होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं के साथ ही साथ अपने माता पिता व बड़े भाई बहन और शिक्षकों और समाज के सभी लोगों की आवश्यकताओं को भी वो ध्यान में रखते हैं, और वैसे वे बर्ताव या फिर वैसा उसका स्वभाव बन जाता है, वैसे वे अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं। आगे समझते हैं अवस्था। तो इसी नैतिक विकास के स्तर की 2 अवस्था है। एक है परस्पर एकरूप अभिमुखता। तो उसमें कोलबर्ग कहते हैं परंपराओं को धारण करना। बालक अपने
समाज की, अपने कुटुंब की या फिर अपने परिवार की परंपराओं को धारण करता है, वो अपने परिवार की परंपराओं का स्वीकार करता है। समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करना, जो समाज ने रूल्स एंड रेगुलेशन नैतिकता के दौर पर बनाए हैं उसका वो पालन करते हैं, बालक पालन करता है। और साथ ही साथ समाज के नियम के अनुरूप नैतिकता का भी वो समाज के नियम है कि सत्य बोलना चाहिए, अच्छे से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, बालक को अब पूरी मेहनत और ईमानदारी से पाठशाला में शिक्षण ग्रहण करना चाहिए या फिर अध्ययन करना चाहिए। वैसे ही बालक को अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बालक को अपने होमवर्क रेगुलेट यानी कि अपना पाठशाला का जो होमवर्क होता है वो रेगुलर करना चाहिए, बालक को सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम, कसरत और उसकी पूरी दैनिक कार्यों, नियम और समयसर टाइम टेबल के मुताबिक होना चाहिए। वैसे सभी समाज स्वीकृत नियम का बालक पालन करता है और साथ ही साथ समाज के अनुरूप वो नैतिकता से भी बर्ताव करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। समाज के अनुमोदन बच्चे पाना चाहते हैं, यानी समाज के अनुमोदन यानी बच्चा अब समाज के सभी लोग बच्चे को पसंद करें, उसकी सराहना या फिर तारीफ करें। वैसे सभी बच्चे या सभी बालक चाहते हैं को उत्तम लड़का या फिर अच्छी लड़की कहलाना पसंद करते हैं। बालक चाहते हैं कि समाज के सभी लोग उनकी तारीफ करें, उनकी सराहना करें और सभी लोग उनको पसंद करें। बालक के माता पिता बालक की तारीफ करें, वैसा बालक चाहता है। शाला या पाठशाला में शिक्षक उन बालक की तारीफ करे कि तुमने इस परीक्षा में अच्छे मार्क लाए या फिर अच्छे अंक लाए, तो वैसा बालक चाहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, तो दूसरी अवस्था कोलबर्ग ने इस स्तर में दी रखी है, वो है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। सामाजिक नियमों से आगे बढ़कर कानूनी नियम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस अवस्था में सामाजिक नियम तो है ही है, उससे ज़्यादा उससे आगे बढ़कर कानूनी रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो गवर्नमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन एक नैतिक तौर पर होने चाहिए, वो उनका यहाँ जिक्र कोलबर्ग ने किया गया है कि बालक को ईमानदारी, ऑनेस्टी से बर्ताव करना चाहिए और बालक को चोरी नहीं करनी चाहिए। तो वैसा यहाँ कोलबर्ग कहना चाहते हैं। अब यह उम्मीद की जाती है कि सामाजिक तथा कानूनी नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए। बालक को सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए और अपना जीवन ईमानदारी पूर्वक जीना चाहिए, वैसा कोलबर्ग यहाँ हमें समझाते हैं। तो आगे कोलबर्ग का तीसरा स्तर हम समझते हैं। कोलबर्ग ने तीसरा और अंतिम नैतिकता का स्तर दिया हुआ है, जिसका नाम है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या फिर परंपरागत स्तर। तो इस उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर के कुल 2 अवस्था है, जिसमें पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और दूसरी अवस्था है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। तो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता के हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का अंतिम और तीसरा स्तर, जिसका नाम है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उसी तीसरे स्तर का दूसरा नाम है उत्तर परंपरागत स्तर, जिसमें लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं बालकों में नैतिक आचरण स्वतः पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं। बालक जो होते हैं वो इस स्तर में एक तो किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं, यानी किशोरावस्था का समय है 12 से 18 साल, यानी कि 12 इयर्स से लेकर 18 इयर्स तक। तो इस अवस्था में बालक में एक नैतिक मोरल
मैच्योरिटी डेवलप हो चुकी होती है, इसीलिए वो अपने नैतिक आचरण को स्वतः पूर्ण रूप से नियंत्रित अपने आप खुद ही वो अपने नैतिक आचरण को नियंत्रित कर लेते हैं। वैसा लॉरेंस कोलबर्ग इस तीसरी नैतिक स्तर की अवस्था में कहते हैं। समझते हैं अपने मूल्य को किशोर नैतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित करते हैं। किशोर के एक मोरल मूल्य होते हैं, एक एथिकल मूल्य होते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि एक नैतिक मूल्य होते हैं। वो अपने नैतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में वो सुनिश्चित करते हैं। किशोर को ये पता होता है क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किस तरह से उसको सभी के साथ बर्ताव करना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक सत्य, अहिंसा, विविध जो मॉरल या फिर नैतिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या फिर नैतिक कारकों है, जो नैतिक मूल्य है, उसी तरह किशोर को रहना चाहिए। यहाँ लॉरेंस कोलबर्ग वही हमें समझाते हैं। नैतिकता का सबसे उच्च स्तर, ये तीसरा स्तर है, वो नैतिकता का सबसे उच्च स्तर है। वहां किशोर में एक मॉरल मैच्योरिटी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अवस्था, पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। तो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में व्यक्तिक अधिकार तथा नियम की महत्व, बालक उन व्यक्तिक अधिकार तथा नियम को महत्व देता है जो समाज स्वीकृत हो, जो बंधारण स्वीकृत हो, यानी कि सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी ऑनेस्टी पूर्वक रहना चाहिए, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, सभी का मान सम्मान करना चाहिए, न्याय के साथ चलना चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए। वैसे जो सभी बंधारणीय रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। और जो लोकतांत्रिक रूप से मान्य होता है, जो लोकशाही में लोकतांत्रिक रूप से जो रूल्स एंड रेगुलेशन मान्य होता है, उनको फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के हित को महत्व, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग यहाँ कहते हैं इस अवस्था में कि बहुसंख्यक यानी लोकशाही मूल्यों को सम्मान करना चाहिए, लोकशाही मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, लोकशाही मूल्यों का आदर और उसका पालन भी करना चाहिए। तो जिसे बहुसंख्यक लोगों का कल्याण हो सके, वैसे सभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो सामाजिक स्वीकृत है, उसी तरह जीवन बालक को जीना चाहिए। आगे दूसरी अवस्था समझते हैं, सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, जिसे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। सार्वभौमिक नैतिक नियम को महत्व, यानी क्या कि सार्वभौमिक नैतिक नियम, बंधारणीय सार्वभौमिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो बंधारणीय कलम है, जो बंधारणीय टर्म्स एंड कंडीशन या फिर बंधारणीय रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको सभी किशोरों को फॉलो करना चाहिए। 18 यानी कि 18 इयर्स के बाद किशोर को इलेक्शन कार्ड यानी चुटनी कार्ड भी मिलता है, तो उसे अच्छे से ईमानदारी पूर्वक नीतिमत्ता के साथ और ऑनेस्टी और सभी नैतिक मूल्यों का पालन करके सार्वभौम यानी स्वतंत्र रूप से अच्छे से रहना चाहिए। तो सार्वभौमिक नैतिक नियम को महत्व ये दूसरी अवस्था महत्व देता है और किशोर स्वयं ही नैतिक नियम को महत्व देते हैं। तो हमने आगे बात की कि किशोर 12 से 18 यानी कि 12 से 18 इयर्स तक स्वयं ही नैतिक नियम को महत्व देते हैं। किशोर खुद तो सत्य बोलता है, मगर सामने वाले से भी सत्य की अपेक्षा करता है, वो एक तरीके से ठीक है। वैसे किशोर स्वयं ही नैतिक नियम को महत्व देते हैं कि अपनी निंदा से बचने का प्रयास करते हैं। किशोर अपनी निंदा से बचने का प्रयास करते हैं कि हर किशोर चाहता है कि समाज उसकी तारीफ करे, उसकी सराहना करे, वैसे ही वो अच्छा बर्ताव करता है। तो यहाँ हमने लॉरेंस कोलबर्ग के इन तीनों स्तरों का बारीकी से विश्लेषण किया। अब आगे हमें लॉरेंस कोलबर्ग की शिक्षा में क्या इस नैतिक स्तर का महत्व है
लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक इन 3 स्तरों का शिक्षा में क्या महत्व है वो हम बारीकी से आगे समझ। लॉरेंस कोलबर्ग के इन 3 नैतिक विकास के स्तर पर या फिर लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में, उसका पढ़ाई में क्या महत्व है वो हम बारीकी से समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व यानी कि पढ़ाई में महत्व, नैतिकता के 3 स्तर का शिक्षा में महत्व। शिक्षक के बालक के व्यवहार को समझने में, एक तो ये 3 स्तर अगर हर शिक्षक समझ ले, नैतिक विकास के जो लॉरेंस कोलबर्ग ने ये 3 स्तर दिए हुए हैं वो हर कोई शिक्षक समझ ले तो शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने में बड़ी आसानी रहेगी। बालक क्या सही करता है, बालक क्या गलत करता है, उसका व्यवहार उसकी अवस्था के मुताबिक कैसा है वो सभी अच्छे से हर कोई शिक्षक समझ लेगा यदि वो लॉरेंस कोलबर्ग के ये नैतिक विकास के सिद्धांत को समझ ले। आगे समझते हैं। अवस्था के ज्ञान से शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है कि कुछ ऐसे व्यवहार है जो समय के साथ परिवर्तित हो गए, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। लॉरेंस कोलबर्ग क्या कहना चाहते हैं? पहले शेषावस्था, जन्म से 2 वर्ष, बाद में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में भी 2 अवस्था, एक अर्ली चाइल्डहुड जिसका समय है 2 से 6 वर्ष और लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था उसका समय है 6 से 12 वर्ष और आगे किशोरावस्था जिसका समय है 12 से 18 वर्ष। तो इन अवस्थाओं में वो आगे बढ़ता रहता है तो उसी साथ ही साथ उसकी उम्र भी बढ़ती रहती है और बालक की उम्र बढ़ती रहती है तब उम्र के साथ साथ बालक में नैतिकता, ईमानदारी, मोरालिटी, एथिक्स सब विभिन्न नैतिक मूल्यों का उत्तरोत्तर विकास होने लगता है। तो अगर कोई बालक ऐसी हरकत जो नैतिक विकास से बिल्कुल विरुद्ध हो, विपरीत हो, अगर ऐसी हरकत बालक करता है, दंड देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उम्र के साथ वो उस नैतिक मूल्यों को समझने लगेगा और उसमें कहीं ना कहीं अच्छे संस्कार और अच्छी टेवों का संचार होगा और बाद में वो बालक धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ सुधर जाएगा। तो यहाँ लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं कि अवस्था के ज्ञान से यानी कि शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है कि कुछ ऐसे व्यवहार है जो समय के साथ परिवर्तित होंगे, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। आगे समझते हैं। शिक्षक बालक के अनुशासन स्थापित करने में, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, तो शिक्षक जो इन लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हुए हैं वो समझ ले तो शिक्षक को बड़ी आसानी रहेगी बालक में अनुशासन यानी कि बालक में डिसिप्लिन लाना, बालक में डिसिप्लिन के गुण विकसाना, शिस्त के गुण विकसाना, अनुशासन के गुण विकसाना एकदम आसान रहेगा। आगे समझते हैं। समाज या राष्ट्र के प्रति अनुशासित रखने में मदद कर सकते हैं। बालक इस नैतिक विकास के शिक्षक इस नैतिक विकास के सिद्धांत की मदद से समाज या राष्ट्र के प्रति समाज के राष्ट्रपति बालक को अनुशासित रखने में मदद कर सकते हैं। ये भी यहाँ लॉरेंस कोलबर्ग हमें बताते हैं। अब यहाँ हम लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समाप्ति करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं और साथ ही साथ अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5 यानी कि थियरी ऑफ पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग की भी यहाँ समाप्ति करते हैं। यानी कि पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग के सभी सिद्धांतों के इस चैप्टर 5 की हम यहाँ समाप्ति करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। अध्याय 5 पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के ए से लेकर
ई यानी कि ए बी सी डी और ई, एक ए से लेकर ई के 5 पार्ट इस अध्याय के न देखे हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने उसकी लिंक भी यहाँ दी रखी है। इसी अध्याय के ए से लेकर ई 5 पार्ट आप देख लीजिए, क्योंकि ये अध्याय यानी कि पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत हमारे लिए सीटेट की एग्ज़ाम के लिए भी ये एकदम आईएमपी चैप्टर है, आईएमपी प्रकरण है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में ये अध्याय 5 से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसी अध्याय से जुड़े हुए ए से लेकर ई यानी कि 5 पार्ट जो है वो देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस अध्याय से प्रश्न आते हैं और ये आईएमपी चैप्टर है हमारे लिए। तो अब अगले वीडियो में इसी अध्याय के जो विगत वर्षों में सीटेट के जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों और आईएमपी प्रश्नों होंगे, उसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। डायरेक्ट वो प्रश्नों यानी कि एमसीक्यू ओएमआर का हम बारीकी से इसी अध्याय से रिलेटेड एमसीक्यू ओएमआर का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। तब तक मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।